everyone, this is दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज था एमपी वनरक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 29 मई, थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंत्योष्ठ ध्वनि पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, तो वो है व। इसका आंसर व होगा। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो वह है व। तो आप जो है वर्णमाला से जो भी उच्चारण स्थान है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं कि आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है आपके। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, क ख। मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, ड ढ। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, क ग, ठीक है। तो ये सब आपका क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप सारे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सारे उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सप्तऋषि में समास है, तो ये द्विगु समास है, ठीक है। सप्तऋषि में समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो द्विगु समास क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ये द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे क्या है, द्विगु समास का कहते हैं। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे तिरहा हो गया, तो यहाँ पे 3 संख्यावाचक विशेषण है ना, तो 3, तो रहा 3 राहों का समूह। चौमासा, ठीक है, तो चौमासा मतलब 4, चौ से 4, तो मासा 4 मास का समूह। 9 ग्रह, तो 9 आ रहा है ना संख्यावाचक विशेषण, तो 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, तो 2 आ रहा है, 2 संख्या आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपके एग्जाम्पल थे। दोपहर में 2 आ रहा है, तो पहर दोपहर का समाहार। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुव्रीहि समास पिछली एग्जाम में पूछा है और भी जितने एग्जाम हुए हैं। कर्मधारय पूछ चुका है और द्वंद्व भी पूछ चुका है। तो आगे आने वाले शिफ्ट में समास से कुछ भी उठा के पूछ सकता है ना, कोई भी समास पूछ सकता है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर होगा केरल में। मालाबार तट क्या है, किस राज्य में विस्तृत है, तो वो है केरल राज्य में। और केरल से लेकर के साउथ केरल तक का क्या भाग मालाबार तट कहलाता है। तो ये आप मैप में इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ रहा है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, तो ये इम्पॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है यहाँ से कर्नाटक और यहाँ नीचे से ये केरल, तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं मालाबार तट। और यहाँ से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक ये क्या आपका कहलाता है, कोरोमंडल तट। और ये आपका कोरोमंडल वाला जो तट है ये आपका पूर्वी तट कहलाता है, और इस साइड वाला जो है वो पश्चिमी तट कहलाता है, ये इस साइड का, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और सह्याद्री से भी देखिए, सह्याद्री पर्वत से भी क्वेश्चन आए थे ना, कि ये सब पश्चिमी घाट है। महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी घाट, कठियावाड़ तट, कोंकण तट, ठीक है। ये यहाँ वाला जो एरिया है गोवा से, दक्कन से क्या है, दमन से गोवा, ये वाला, तो ये कोंकण तट है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार तट पूछ चुका है तो कोरोमंडल तट पूछेगा, तो आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में है,
ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कर्नाटक से लेकर के साउथ केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको मैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी नदी से क्वेश्चन है कि नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक शिखर मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है और यह अनूपपुर जिले मतलब कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी, वेनगंगा, महानदी, जोहिली, लावा नदी निकलती है। यहाँ गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, जनजाति भी रहती है मध्य प्रदेश में। और ये सारी नदियों के नाम दिए हैं जो वहाँ से निकलती है, महानदी, जोहिली, लावा नदी। ठीक है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कल जिनके एग्ज़ाम है वो तैयारी अपनी हो चुकी है, बाकी जिनके थोड़ा सा जून में जिनके पेपर हैं वो अभी भी उनके पास टाइम है। कुछ जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं कि ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उससे आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, जिससे आपको ही क्या है बेनिफिट मिलेगा स्कोर करने का, गेन करने का। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में से कौन सी गैस होती है। तो वो है मीथेन होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में दोनों में कौन सी गैस होती है, तो वो है मीथेन। बायोगैस में भी वही होती है और प्राकृतिक गैस में भी। ठीक, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी हम लोग जान लेंगे कि क्या है। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जबकि प्राकृतिक गैस मीथेन और ईथेन का मिश्रण है। गोबर गैस बायोगैस का एक उदाहरण है, जबकि एलपीजी जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे के आने वाले शिफ्ट में। तो प्राकृतिक गैस के उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, वो है नेपाल है। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करंट अफेयर से क्वेश्चंस 5 से 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइएगा, एक साल के अंदर भी पूछ दे रहा है और क्या है कि 2020 का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा पहले का भी पूछ दे रहा है, ऐसा बच्चों ने खुद बोला है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी इस मतलब किस प्रदेश को सौंपी गई है, तो वो है मध्य प्रदेश को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2022-23 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, वो है मध्य प्रदेश को। तो उसका करेक्ट क्या है आंसर, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, ये करंट अफेयर से थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान से भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चंस तैयार करके जाइए, इस टॉपिक को मत छोड़िए। जो कॉमन टॉपिक है उसे तो पढ़ के ही जाइए, और जो हर शिफ्ट में जो मैं एग्ज़ाम एनालिसिस करा रही हूँ वो आप मतलब उसको ध्यान में दीजिए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइए। मैं लास्ट में आपको बताती हूँ ना कि किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, कि मतलब आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल पाए। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी होगी। मूलतः भाषा और लिपि की पूरी व्याख्या 343 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में क्या है, उल्लेख किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संविधान से आप जैसे मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, राष्ट्रपति से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इस टॉपिक से।
और नागरिकता से भी क्वेश्चंस आए हैं, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, अनुसूचियाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए संविधान के। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए मैं लास्ट में जो भी आपको टॉपिक बता रही हूँ कि इससे आप ज़रूर करके जाइए, ये कॉमन है, हर मतलब शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं, आप इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी आपको। तो देखिए मैथ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट लॉस से कम से कम 2 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन, CI और SI से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था। हाँ तो ये सब आप क्या कॉमन है, तो ये आप पढ़ के जाइए मैथ्स में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ज्योमेट्री में आपका LCM और HCF, ठीक है, LCM और HCF, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योमेट्री में, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, इसमें से 1 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वोकैब से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस से 1 क्वेश्चन, PQRS तो आ ही रहा है, ये तो आप जाने गए हैं, शुरू से ही लेकर अभी तक आ रहा है। तो पैराजम्बलिंग जो है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी में वही काल, मुहावरे, वर्णमाला, समास, कारक, बेसिक हिंदी जो आप कर लोगे, तो आप जनरल हिंदी पढ़ के जाइए। GK MP से 2 प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संविधान से वही 2-3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका क्या है, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आ रहा है, 20 जैसे हिंदी है तो उसके बाद इंग्लिश शुरू होगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान, उसके बाद जो भी आपका मैथ्स, तो 20-20 का सीक्वेंस सीरीज में ही आ रहे हैं, आपका इधर उधर टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो मुझे अभी तक इतने ही क्वेश्चंस पता चले, तो इसी बेसिस पे आप अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में, उनको ऑल द बेस्ट।